ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में यदि हम देखें तो हमें इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होता है, जो इसके मेन रीजन है आपका, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन डिमांड करती है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं आपका, तो आप कहोगे इकोलॉजी, ठीक है, और इसी में यदि आगे देखें आपका तो इकोसिस्टम, एनवायरमेंट और ये सब आगे आएंगे बताऊंगा, और इसके इफेक्ट कह सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे कि तीसरी चीज क्या है, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स इफेक्ट, तो ये हो जाती है दूसरी चीज। तीसरा इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी इसका। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो एक ये पार्ट हो जाता है इसमें। तो ये क्या है कि हमें जो पूरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है आपका, ये 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होता है, जिसमें इकोलॉजी और इसके अलावा बायोडायवर्सिटी और इसके अलावा आपका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस पार्ट हो जाता है, तो वो मिसलेनियस पार्ट भी इसमें हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमें इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहां पे आप देखोगे कि जैसे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये क्या होते हैं आगे हम समझेंगे इनको। जैसे इकोसिस्टम हो गया, इकोसिस्टम के अलावा आपका जैसे पॉपुलेशन हो गया, इसके अलावा कम्युनिटी हो गया, बायोम्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा आप कहोगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट वगैरह होते हैं जिससे, या कन्वेंशंस वगैरह होती हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन वगैरह ये सब होती है। या और इम्पोर्टेंट पार्ट देखें आपका तो इसमें पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसमें इकोलॉजी वाले पार्ट में पढ़नी होती हैं। ठीक है, इनमें भी यदि हम देखें आपका, जैसे इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, या इसके अलावा बायोम्स है, ठीक है, और इन सबको देखें तो ये प्रीलिम्स में बहुत आता है, प्रीलिम्स में इसमें बहुत आता है। इसके अलावा हम कहें जैसे इकोलॉजी है और इकोसिस्टम है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन हो गया, और साथ में आपका पॉल्यूशन हो गया, ये हमारा मेंस में बहुत ज्यादा इसका पार्ट आता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, और ये मेंस के हिसाब से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें जैसे इकोसिस्टम में पूछा जाए आपसे कि भाई इकोसिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है, जैसे मान लो आपका जो एनर्जी फ्लो है, इसमें एनर्जी फ्लो पढ़ना होता है, या इसके अलावा जैसे फूड वेव हो गया, फूड चेन हो गई, ये सब हमें पढ़ने होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, या इसके अलावा आप कहोगे कि इसमें जो एक्ट वगैरह होते हैं आपका, वो भी आ जाते हैं सब। पॉल्यूशन में आपसे पूछा जाएगा कि वाटर पॉल्यूशन हमें पढ़ना होता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन के साथ एयर पॉल्यूशन हमें पढ़ना होता है, नॉइज पॉल्यूशन हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका और भी चीजें होती हैं, तो इन सबको पढ़ना होता है और इसके इफेक्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो बायोडायवर्सिटी, आपका बायोडायवर्सिटी में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, बायोडायवर्सिटी में हमें आपका जैसे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हमें पढ़ना होता है इसमें। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हमें इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी को, इसको हमें पढ़ना होता है। इसके साथ साथ आपको इसमें पढ़ना होता है कन्वेंशंस ऑन बायोडायवर्सिटी। तो कन्वेंशंस ऑन बायोडायवर्सिटी, या इसको कह सकते हो कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हुई हैं आपका, उन सबको हमें पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको और यदि आगे बढ़ा के देखूं, तो यहाँ पे आप कहोगे जैसे मान लो सीबीडी आपका इंटरनेशनल समिट होती हुई, इसको हमें पढ़ना होता है इसमें। नगोया प्रोटोकॉल पढ़ना होता है। ठीक है,
और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि और क्या है इसमें, जैसे आईची जो कन्वेंशन है आपका, आईची कन्वेंशन पढ़नी होती है, या इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि और क्या हो सकता है इसमें, रामसर कन्वेंशन है आपका, रामसर कन्वेंशन पढ़नी होती है हमें। ठीक है, ये सब हमें पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ इसमें पूछा जाएगा कि और क्या पढ़ना होता है, तो यहां पे आप कहोगे कि यहां जैसे हॉट स्पॉट, ये कंसेप्ट पढ़नी होती है, या इसके अलावा आप कहोगे जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गए, ये सब हमें इसमें पढ़ना होता है। इसके साथ साथ आपका जो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो एफर्ट किए जाते हैं, पॉलिसीज स्कीम्स चलाई जाती हैं, या कुछ एक्ट बनाए गए हैं आपका, तो इसमें जो एक्ट है आपका वो एक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे वाटर से रिलेटेड वाटर एक्ट हो गया, एयर से रिलेटेड आपका एयर एक्ट हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका फॉरेस्ट एक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कहोगे कि वाटर से रिलेटेड आपका वाटर एक्ट हो जाता है, एयर से रिलेटेड आपका एयर एक्ट हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका फॉरेस्ट एक्ट हो गया। ठीक है, और ऐसे करके आपका और बहुत सारे जो एक्ट हैं आपका, यहाँ पे हमें एक्ट वगैरह, अधिनियम, कानून वगैरह ये सब पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं, लगातार आते हैं, हर पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो जाता है इसमें। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि और क्या है इसमें, क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज का यदि हम देखें तो क्लाइमेट चेंज में हमें क्या पढ़ना होता है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आपका ये बहुत ज्यादा मतलब हर पेपर में आती है, चाहे मेंस हो चाहे आपका प्रीलिम्स हो। लोग ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस। अब ये क्या होते हैं इनको हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, अभी हम केवल सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ग्लोबल वार्मिंग में हमें जैसे आपका उसका रीजन होता है ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस हमें पढ़नी होती है इसमें। इसके अलावा आपका इम्पैक्ट पढ़ने होते हैं कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है आपका, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे जो ह्यूमन लाइफ है आपका इस पे क्या पड़ रहा है। तो इसमें जब हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं तो इम्पैक्ट में आप देखोगे कि जैसे आप कहोगे कि ओशन एसिडिफिकेशन, जैसे ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, या इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, एसिड रेन हो जाती है, या इसके अलावा आपका जैसे ओशन डीऑक्सीनेशन ये हो जाता है आपका, या इसको ठीक है इतना ही ऐड कर लेते हैं इसमें। इसके अलावा आपका जैसे एसिड रेन हो गया, ओशन से रिलेटेड चीजें हो गई इसमें, और जो इम्पैक्ट आते हैं इसमें और भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स वगैरह ये सब हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें और क्या है, कि और हमें क्या पढ़ना होता है, कि इसके साथ साथ हमें जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपका, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यदि हम देखें आपका जैसे आईयूसीएन हो जाता है, साइट्स हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है इसमें। और इससे रिलेटेड आपका कोई एक्ट वगैरह है आपका, तो कोई फॉरेस्ट एक्ट वगैरह है, वो सब इसमें आ जाते हैं जो क्लाइमेट चेंज से इकोलॉजी। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इकोलॉजी जो टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा कॉइन की गई, तो आप कहोगे या ड्राइव की गई, आप कहोगे कि टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाई अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल कौन थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और इनके द्वारा 1866 में
1866 में आपका जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि टर्म इकोलॉजी क्वाइंड बाई अर्नेस्ट हैकल इन 1866। कई बुकों में क्या होता है कि ये 1869 लिखा होता है, तो लेकिन आपको ये 66 ही करना है, ठीक है। तो 1866 में आपका जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ये टर्म दी गई इकोलॉजी। स्टार्टिंग में आप कहोगे कि इनके द्वारा जो टर्म दी गई थी उसको ओकोलॉजी कहा जाता था, ठीक है, शुरुआत में ओकोलॉजी। और यही ओकोलॉजी आगे चल के आपका यहां पे आप देखोगे कि इसी को इकोलॉजी कहा जाने लगा, ठीक है, इसी को आगे इकोलॉजी कहा जाने लगा। और ये जो इकोलॉजी आपका पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। ये वैसे तो आपका जर्मन साइंटिस्ट थे आपका अर्नेस्ट हैकल, लेकिन इनके द्वारा आपका जो ये ओकोलॉजी टर्म दिया गया था एक्चुअल में ये एक डेनिश वर्ड है, ठीक है, डेनिश लैंग्वेज का एक वर्ड है ये आपका ये। तो ये डेनिश वर्ड है आपका ओकोलॉजी, जिसको आगे चल के इकोलॉजी कहा गया। और इस इकोलॉजी को यदि हम देखें कि भाई इसका मतलब क्या है, तो हम यहां पे देखेंगे आपका कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका इसका एक पार्ट होता है इकोस और प्लस लोगोस। तो ये दो शब्दों से मिलके, दो वर्ड से मिलके बना है इकोस प्लस आपका लोगोस। इसको हम कहते हैं इकोलॉजी, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि जो इकोस का मतलब क्या होता है। यदि मैं कहूं आपसे कि इकोस का अर्थ क्या है, तो इकोस का मतलब होता है आपका होम, या आप ये इसको कह सकते हो कि प्लेस, ठीक है, होम और प्लेस कह सकते हो इसको। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें लोगोस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे स्टडी, या इसको डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, ठीक है। तो इकोस का मतलब होता है होम, हाउस, प्लेस, ठीक है। तो होम, हाउस, प्लेस कह सकते हो कि भाई प्लेस टू लिव इन, ठीक है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि इकोस का मतलब है प्लेस, और प्लेस मतलब या होम जहां रहते हैं, और स्टडी करनी है लोगोस का मतलब स्टडी या डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक टाइप से इस वर्ड का जो मीनिंग निकल के आता है, इस वर्ड का मीनिंग है हमारा यहाँ पे, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं कि स्टडी, स्टडी ऑफ होम, या इसको प्लेस कह सकते हैं। तो स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है आपका, वो ये कह सकते हो कि भाई स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। तो हमें जो नेचर का जो होम है, प्लेस है, उसकी स्टडी हमें एक्चुअल में करनी है इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी क्या है आपका कि हमें जो जो होम है, या जो नेचर का जो प्लेस है, या जो एक्चुअल में हमारे आसपास जो चीजें हैं आपका, इनकी हमें स्टडी करनी है। या इसको और यदि हमें एक डेफिनेशन के तौर पे लिखना पड़े, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स, तो स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्शन या इंटरेक्ट among us themselves and with their environment, ठीक है। इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी का मतलब हो जाता है आपका कि जो लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक थिंग्स हैं आपका, चाहे आपका एनिमल हो, चाहे आपका ह्यूमन हो, चाहे प्लांट होते हैं, ये आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं,
और साथ के साथ आपका जो दूसरी कम्युनिटी है आपका, या जो उसका जो आसपास जो इन्वायरमेंट है, इनके साथ भी ये इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी करना ही आपका, हम कह सकते हैं आपका इकोलॉजी। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो बायोटिक कंपोनेंट है या जो आपका लिविंग थिंग्स है, लिविंग लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट में जो एक रिलेशनशिप होता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना ही आपका ये इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अभी मैं इनको और भी एक आध डेफिनेशन लिखवा दूंगा, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, तो पहले हमें इसको थोड़ा और पार्ट पढ़ लेते हैं आगे। तो देखो, इकोलॉजी का मतलब हमने ये तो देख लिया यहाँ पे कि इकोलॉजी का मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, प्लस आपका जो उनका इन्वायरमेंट है, आपका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पूछा जाएगा आपका कि जो इकोलॉजी वर्ड है, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया, लेकिन पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसे कहा जाएगा? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, मतलब कि जो मॉडर्न इकोलॉजी है आपका, जो इसको हम पढ़ रहे हैं कि ये मॉडर्न इकोलॉजी के किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, या ये कंसेप्ट किसके द्वारा दी गई, तो इसको हम कहेंगे आपका ओडम। वैसे इनका पूरा जो नाम था A H ओडम करके था, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है, ओडम को। यही चीज आपसे पूछा जाएगा कि जो इकोलॉजी के बारे में यदि हम देखें कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, मतलब भारत में इकोलॉजी किसने शुरू की थी, ये जब आपसे पूछा जाएगा तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो फादर फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि यहाँ पे रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा को आपका फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है, या इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फिर उसमें और भी इसके जो बेसिक बेसिक पॉइंट है उनको समझ लेंगे। इकोसिस्टम, वैसे ये एक बड़ी कंसेप्ट है, आगे आएगी अभी, लेकिन फिर भी हम क्या है कि जो टर्म्स को समझ रहे हैं तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़े। इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम क्या है। वैसे ये जो वर्ड है इकोसिस्टम आपका एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था, या आर्थर टेंसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हो कि टर्म इकोसिस्टम coined by आर्थर टेंसले। ठीक है, इकोसिस्टम को यदि हम डिफाइन करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एनवायरमेंट की एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ये। ठीक है, या इकोलॉजी की या एनवायरमेंट की एक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम कहते हैं आपका इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इकोसिस्टम क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंट। तो मतलब जो इकोलॉजी और एनवायरमेंट है आपका, उसका एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर हम इसको इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पर इसको हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं, इकोलॉजी, या इसको आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो।
तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, देखो ध्यान से देखना। यदि आपसे कहा जाए कि जो मैटर होता है, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपका, जिसे हम एटम कह देते हैं, या उससे भी और छोटी यूनिट देखें आपका तो न्यूक्लियस हो जाते हैं, या फंडामेंटल पार्टिकल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल है आपका, फंडामेंटल पार्टिकल किसके अंडर आते हैं, या उससे एक ब्रॉडर कंसेप्ट क्या हो जाती है, एटम। एटम मिलकर या एटम से एक ब्रॉडर कंसेप्ट क्या हो जाती है, मतलब एटम मिलके क्या बनाते हैं, तो आप कहोगे कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इनको अच्छे से। देखो, जो मैटर है आपका, मैटर को हम कहेंगे कि भाई जो फंडामेंटल पार्टिकल, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आपका, ये एक टाइप से कहोगे कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है। इनसे एक ब्रॉडर यूनिट देखें या ब्रॉडर कंसेप्ट देखें, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर एटम बनाते हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि भाई जो एटम है आपका वो किसके अंडर आते हैं, तो एटम कम्स अंडर द मॉलिक्यूल्स। तो मतलब आप कहोगे कि जो एटम है, एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं आपका, तो मॉलिक्यूल से जब मिल जाते हैं या जब एलिमेंट मिल जाते हैं, तब ये क्या फॉर्म करते हैं, तो आप कहोगे यहां पे कंपाउंड। तो ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड हैं जैसे कार्बन के कंपाउंड हैं, या इसके अलावा नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं, या आप कहोगे कि फॉस्फोरस के कंपाउंड हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन वगैरह के जो कंपाउंड होते हैं, ये हमारे लिए बहुत खास हो जाते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है आपका, इसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन वगैरह ये सब किससे बने होते हैं, जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमारे शरीर के लिए, हमारी जो सेल होती है, जो कि बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके लिए हमें जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि इसके अलावा ये सेल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो जो सेल है हमारी बॉडी की एक स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाती है, मतलब उस यूनिट हो जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी कह सकते हैं उसको। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो सेल होते हैं, जब सेम टाइप के जो सेल हैं आपका जब मिल जाते हैं, तो सेम टाइप के या सेम टाइप के सेल मिलके हमें क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो हमारे शरीर में आपका जो सेल है, ये सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं आपका, ये जब सेम टाइप के टिश्यूज मिल जाते हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या बनाते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गन मतलब अंग, हार्ट, किडनी, ये सब, लीवर वगैरह। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसको ही हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या है, इसी को हम बॉडी कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको बॉडी या शरीर मतलब एक इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल का मतलब आपका जैसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, जीव कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये बॉडी कह लो, इंडिविजुअल कह लो, ऑर्गेनिज्म कह लो, आप कहोगे कि जो ऑर्गन सिस्टम है आपका, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। या जो आपका ऑर्गन
ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है आपका, वो किसके अंडर आते हैं, तो आप कहोगे कि ये इंडिविजुअल या ऑर्गन के अंडर आते हैं ये, ठीक है। इंडिविजुअल का या ऑर्गेनिज्म का मतलब भी ये होता है, ऐसे भी कह सकते हो आप, कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जैसे एनवायरमेंट में कोई बॉडी, कोई इंडिविजुअल जब इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है उसको हम ऑर्गेनिज्म कह रहे होते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है आपका, उसको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इंडिविजुअल कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है आपका, जो इंडिविजुअल है आपका, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सेम जीन पूल होता है, सेम जीन होता है, और वो इंटरब्रीड करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका स्पीसीज। इनकी डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लेना। उसको हम कहते हैं स्पीसीज, ठीक है। तो जो आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है आपका, जिनमें सेम जीन पूल होता है या वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। इन स्पीसीज में आपसे पूछा जाए कि आपका सेम ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो रहते हैं आपका, या सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। मतलब कि अब यदि आपसे पूछा जाए कि सेम टाइप की जो स्पीसीज के बहुत सारे स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं एक साथ, ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे मान लो ह्यूमन है आपका, तो यहाँ जैसे ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, स्पीसीज कहलाएगी। और मान लो जैसे एनिमल वगैरह आपका कहीं एक पर्टिकुलर किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। सेंसस जो होती है, सेंसस पॉपुलेशन की होती है। अब आप कहोगे आपका कि जो डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन है आपका, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, ये क्या बनाती हैं, ये कम्युनिटी बनाती है। मतलब जैसे ह्यूमन भी, ह्यूमन पॉपुलेशन भी रह रही है, एनिमल पॉपुलेशन भी रह रही है, या जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो प्लांट पॉपुलेशन के साथ रह रही है, तो इसका मतलब वो उसको हम क्या कहेंगे, एक साथ देख के कम्युनिटी कहेंगे उसको, ठीक है। इसको हम कम्युनिटी कहेंगे। तो मतलब आप कहोगे कि जो कम्युनिटी आपका, कम्युनिटी किसको कह रहे हैं, कि जो डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन है जो एक साथ रहती है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, उसको हम कहते हैं आपका कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो भाई कम्युनिटी से लार्जर कंसेप्ट क्या होती है, कि जिसमें आप कहोगे कि जो कम्युनिटी है, मतलब जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी रहती हैं और एक बहुत लार्जर एरिया है, ठीक है, और जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम, ठीक है, इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। और ये जो इकोसिस्टम की यदि हम बात करें, कि जब जो इकोसिस्टम है आपका, मतलब कि इकोसिस्टम में जब हम देखें कि भाई इसका जो क्लाइमेटिक जोन को जब हम सेपरेट करते हैं बाय बाउंड्री, या जो बायोस्फेरिक क्लाइमेटिक जोन को हम बाय बाउंड्री सेपरेट करते हैं, या आप कहोगे कि जो इकोसिस्टम से भी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है आपका, उसको हम क्या कहेंगे, कि जो लार्ज कंसेप्ट है, एक लार्ज एरिया है, उसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है, उसको बायोम्स कहा जाता है। ये जो बायोम से पूछा जाए कि भाई बायोम से लार्जर कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। बायोम से पूछा जाए कि भाई बायोम से आपका एक ब्रॉडर कंसेप्ट क्या है, तो आप कहोगे कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है आपका कि जो भी लिविंग थिंग्स आपका, जहां जितने मतलब जहां रहती हैं आपका, चाहे वो एटमॉस्फेयर का पार्ट हो, या लिथोस्फेरिक पार्ट हो, या आपका हाइड्रोस्फेरिक पार्ट हो आपका, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब यदि मैं कहूं आपसे कि इसको हम अलग से थोड़ा सा देखें, कि मान लेते हैं कि ये है एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो अर्थ के सराउंडिंग में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, तो अर्थ के सराउंडिंग जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं आपका, उसी को हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, इसके साथ साथ आप कहोगे आपका कि यहाँ पे हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर आपका वाटर बॉडीज होती हैं, सी, ओशन, लेक, रिवर वगैरह ये सब होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप कहोगे कि यहां पे ठीक है, इसके साथ साथ आप कहोगे कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में अर्थ की जो ऊपरी सरफेस है या ऊपरी जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट का भी जो ऊपरी लगभग आप कहोगे कि 70 किलोमीटर के आसपास का जो सॉलिड पार्ट है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, मतलब एस्थीनोस्फीयर के जो एवब वाला जो एवब पार्ट है आपका, उसको हम, जो सॉलिड है उसको हम कहते हैं आपका लिथोस्फीयर। तो मतलब ये हमारा लिथोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अर्थ पर आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है। और यदि इन तीनों का यदि हम देखें इंटरेक्शन, इन तीनों का जो इंटरेक्शन है आपका, यहां पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक्चुअल में जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है हमारा बायोस्फीयर। तो मतलब ये तीनों पार्ट का जो एक इंटरेक्शन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि भाई बायोस्फीयर से भी एक बड़ा पार्ट क्या हो जाता है, तो बायोस्फीयर से भी एक बड़ा पार्ट हो जाता है हमारा अर्थ, होल अर्थ। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। अब हम कहें कि जो अर्थ है वो किसके अंडर आती है, मतलब अर्थ से भी एक ब्रॉडर कंसेप्ट देखें, तो अर्थ से ब्रॉडर कंसेप्ट आप कहोगे कि भाई सोलर सिस्टम। तो अर्थ सोलर सिस्टम के अंडर आती है। सोलर सिस्टम की बात करें आपका, तो सोलर सिस्टम किसके अंडर आता है, गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी के अंडर आता है। आपसे पूछा जाए कि गैलेक्सी किसके अंडर आती है, तो यहां पे आप कहोगे कि ये यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंडर आती हैं। तो अब यहां पे देखो हमें कि हमने एक स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट किया था, और हम आप एक लार्जेस्ट, या आप ये कहोगे कि एक बहुत बड़ी यूनिट तक पहुंच गए हैं आपका, जिसमें हम देखते हैं, यहां पे ध्यान से देखना इस चीज को, कि जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी करना होता है, एटम की स्टडी करना होता है, तो हम जनरली फिजिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और उनके जो रिएक्शंस की बात करते हैं, तो यहां तक आप देखोगे आपका कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। तो मतलब ये हमारा इकोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये हमें किस में स्टडी करना होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सेल से लेकर आपका जो ऑर्गन सिस्टम है, तो सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक वाला जो पार्ट है पूरा, ये किस में हम स्टडी करते हैं, ये बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है। इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग that has ability that has the ability to act or function independently. Organism is an individual living being that has the ability to act or function independently, or function independently. फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है, इट मे बी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंजाई, ईटीसी। It may be plant, animal, bacterium,
फंजाई, ईटीसी। फिर एक और लाइन लिख लो नेक्स्ट लाइन से, इट इज ए बॉडी, इट इज ए बॉडी मेड अप, मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, इट इज ए बॉडी मेड अप, मेड अप ऑफ ए ऑफ ऑर्गन्स, दैट वर्क टुगेदर, दैट वर्क टुगेदर, इसी में ऐड करना है आगे, दैट वर्क्स टुगेदर टू कैरी आउट, टू कैरी आउट on the various processes of life, on the various processes of organism that have a common gene pool. A species is a group of organism that have a common gene pool and can interbreed, and can interbreed to produce, and can interbreed to produce fertile offspring, and can interbreed to produce fertile offspring, and can interbreed to produce fertile offspring। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो फिर आपका इसी में पॉपुलेशन, फिर आगे बढ़ेंगे फिर हम। कॉमन, कॉमन से आगे एक बार पूरा स्टेटमेंट बोल दो एक बार, दैट हैव कॉमन है ना, हाँ, दैट हैव कॉमन जीन पूल, जीन पूल and can interbreed to produce fertile offspring। ठीक है, पॉपुलेशन लिख लो, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में लिखो मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ द सम स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ द सम स्पीसीज living in a specific, living in a specific geographical area, geographical area, geographical area। ठीक है, और दूसरे तरीके से लिख लो डेफिनेशन इसमें, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, population is a group of organism usually of the same species, usually of the same species, usually of the same species, occupying, occupying a defined area, occupying a defined area during a specific time, during a specific time। So population is a group of organism usually of the same species occupying a defined area during a specific time। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉपुलेशन। तो देखो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, इसकी डेफिनेशन लिख ली है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां स्पीसीज से हम इसको थोड़ा और डिटेल कर देते हैं इसको, और इसकी डिटेल समझते हैं कि जो स्पीसीज है आपका, स्पीसीज कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, स्पीसीज को हम यदि देखें तो इसको बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे आप कहोगे कि इसको हम की स्टोन स्पीसीज कह सकते हैं,
एंडेमिक स्पीसीज कह सकते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज कह सकते हैं आपका, ठीक है। और भी इसको बहुत टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 4-5 टाइप इसके पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूपीएससी में जनरली पूछा जाता है, वो वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज। तो देखो, पहले तो मैं इसको वैसे समझा देता हूं। यहाँ पे आप लिख लो, सबसे पहला टाइप है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज हेडिंग डालनी है आपको, की स्टोन स्पीसीज। देखो, की स्टोन स्पीसीज क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवा दूंगा, पर अभी हमें समझना है कि की स्टोन जो स्पीसीज होती है वो होती क्या है। देखो, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, की स्टोन मतलब कि ये हमारा जो कोई इकोसिस्टम होता है, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे आपका कोई हम कहें कि कोई भी जो इकोसिस्टम है आपका किसी भी टाइप का, चाहे जो इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, ठीक है। इन सभी इकोसिस्टम में कोई ना कोई आपका स्पीसीज ऐसी होती है कि जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डिपेंड रहता है। मतलब कि यदि ऐसा हो जाए कि उस स्पीसीज को उस इकोसिस्टम से बाहर कर दिया जाए, तो उस इकोसिस्टम से बाहर करने पर वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, की स्टोन स्पीसीज में हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं आपका कि ये कोई इकोसिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेके देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लेते हैं इसमें। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं, देखो टॉप लेवल प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स क्या मतलब क्या होता है, प्रीडेटर्स का मतलब होता है जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं आपका कि जो प्लांट वगैरह इन सब को खाते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट वगैरह हो गए, प्लांट वगैरह को खाने वाले जो एनिमल है उनको हर्बीवोर्स कहेंगे, ठीक है। हर्बीवोर्स को जो खाने वाले जो एनिमल है आपका, उनको हम कहते हैं जनरली प्रीडेटर्स, ठीक है। तो जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स हैं आपका, जैसे टाइगर है, लायन है, या जैसे इसके अलावा वॉल्फ हो गया, या इसके अलावा आप कहोगे कि वॉल्फ वगैरह के अलावा जैसे ये होते हैं, वल्चर हो गए, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं। तो ये एक जो आपका टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक कीस्टोन स्पीसीज की तरह एक्ट करते हैं। मतलब यदि इस इकोसिस्टम से इसको बाहर कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है कोलैप्स हो जाता है। इसके लिए एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इसमें येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका यूएसए में है, अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है आपका, ये हमारे दुनिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये जैसे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पूछा जाए आपसे, तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आपका जैसे जिम कॉर्बेट था, ऐसे ही हम कहेंगे कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड यदि आपसे पूछा जाए तो येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है आपका, इसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे टाइगर है, वॉल्फ है, मतलब जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स हैं आपका, टॉप लेवल प्रीडेटर्स को हटा दिया गया, निकाल दिया गया यहाँ से, खत्म कर दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो जब टॉप लेवल जो प्रीडेटर्स हैं आपका, जैसे लायन है, वॉल्फ है, ठीक है, इनको जब हटा दिया गया, ध्यान से देखना,
तो इसमें क्या होता है कि वॉल्व वगैरह को हटाने से ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है एक डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगा। मतलब एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहां पे आपका रिवर है, ये एग्जाम्पल है, इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन ये क्या है कि ये धीरे धीरे कोलैप्स हो गया, मतलब डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। डेजर्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ इसको हम समझते हैं, और फिर इसके बाद फिर क्या किया गया, ठीक है, वो देखते हैं। देखो, मान लेते हैं आपका जैसे वॉल्फ है या टाइगर है, जो प्रीडेटर्स है, जो प्रीडेटर है, जब इसको निकाल दिया गया तो ये जो थे आपका, ये किसको खाते थे, जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, जो हर्बीवोर्स हैं आपका, हर्बीवोर्स को ये खाते थे। हर्बीवोर्स मतलब जो शाकाहारी हैं। और जो शाकाहारी हैं आपका, ये क्या करते थे आपका, ये प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट हैं, ट्री हैं, इन सब को खाते थे, ठीक है, तो इसलिए इनको शाकाहारी कह रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, जब प्रीडेटर्स को निकाल दिया गया तो जो हर्बीवोर्स हैं आपका, हर्बीवोर्स को खाने वाले अब कोई प्रीडेटर बचे नहीं। तो जब हर्बीवोर्स को खाने वाले प्रीडेटर्स नहीं बचे आपका, तो इसमें क्या हुआ कि हर्बीवोर्स की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब क्या होता था कि जैसे मतलब पहले क्या होता था कि जब ये प्रीडेटर्स थे आपका, तो यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट होता था, तो फॉरेस्ट में आपका बड़ी बड़ी ग्रास होती थी, ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पे प्लांट होते थे। इसके साथ आप कहोगे कि बड़े बड़े प्लांटों के साथ आपका यहाँ पे छोटी छोटी ग्रास भी होती थी, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जब फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई बड़े बड़े प्लांट भी होते थे, ग्रास भी होती थी। अब इसमें क्या है कि जब प्रीडेटर्स होते थे, वॉल्फ वगैरह, टाइगर वगैरह, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे हर्बीवोर्स में आपका मान लो डियर हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका वॉल्फ या टाइगर, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जैसे हिरण वगैरह है, डियर वगैरह है, तो इनकी तो बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन ग्रो होने लगी। वॉल्फ वगैरह, टाइगर वगैरह है नहीं, ठीक है। अब ये जब टाइगर वगैरह से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, एक तो ये भागा करते थे, ठीक है, तो भागने से क्या है कि एक तो इनकी खुद की एक्सरसाइज हो जाती थी। दूसरा आप ये कहोगे कि जो डियर वगैरह हैं, इन वॉल्फ या टाइगर से बचने के लिए एक बड़ी बड़ी जो प्लांट होते थे, बड़े बड़े प्लांटों के पीछे छिपते थे ये, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो डियर है यहाँ पे छुप रहा है, ठीक है, बड़ी ग्रास के पीछे, तो ये क्या करता था कि इस बड़ी ग्रास को ही खाता था ये। तो बड़ी ग्रास को खाने से क्या है कि जो, या बड़े प्लांट को खाने से क्या है कि जो छोटी छोटी ग्रास है आपका, ये बच जाती थी। तो जो छोटी छोटी ग्रास बच जाती थी, तो इससे क्या होता था कि कुछ दिन के बाद में ये जो ग्रास है, ये सीड्स वगैरह, जो इसके सीड्स वगैरह होते थे, ग्रास होती थी, तो ये सॉइल में मिलने लगती थी यहाँ पे। तो जो सॉइल है आपका, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने लगती थी, तो मतलब सॉइल यहाँ पे फर्टाइल थी। भाई सॉइल फर्टाइल थी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही थी इनकी वजह से, और सॉइल फर्टाइल है तो इसका मतलब फॉरेस्ट भी आपका कैसा था, डेंस था। फॉरेस्ट भी आपका डेंस था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वॉल्फ को हटा दिया, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, अब वो क्या है कि वो खुले घूमने लगे, मतलब कि उनको मारने वाला अब कोई है नहीं, कोई डर है नहीं। तो अब वो इन जो बड़े बड़े प्लांट हैं, इनको नहीं खा के वो जो यहाँ नॉर्मल आपका जो ग्रास होती थी, इसको खाने लगे। तो ये जो ग्रास है आपका, वो धीरे 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 ये ग्रास क्या होने लगी, ये खत्म होने लगी, ठीक है। ये धीरे धीरे ग्रास खत्म होने लगी। अब जब ग्रास खत्म होने लगी, तो इसका मतलब इसमें अब सीड्स या जो आपका
जो ये जो ग्रास होती थी इसमें फर्टिलिटी को इंक्रीज करती थी, तो अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है आपका वो लूज होने लगी। ठीक है, जब सॉइल की फर्टिलिटी लूज होने लगी तो इसका मतलब फॉरेस्ट भी आपका क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। फॉरेस्ट कम होने लगा मतलब ये प्लांट कम होने लगे। ठीक है, और जब प्लांट और ग्रास नहीं हो रही है तो अब जो हर्बीवोर्स हैं आपका, जो डियर वगैरह है, इनको भी खाने का संकट आने लगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होने लगा कि जो हर्बीवोर्स हैं आपका, इनकी भी पॉपुलेशन कम होने लगी, प्लांट वगैरह फॉरेस्ट वगैरह कम होने लगा। ठीक है, जब प्लांट वगैरह कम हो जाएंगे किसी रीजन में, जब फर्टिलिटी सॉइल की लूज हो जाएगी, तो वहां से जो निकलने वाली जो रिवर वगैरह है वो भी आपका धीरे धीरे क्या होगा कि वो भी उसका भी एवोपरेशन ज्यादा होने लगेगा, तो वो भी एवोपरेट हो जाएगी। तो इसके फॉरेस्ट के खत्म होने से जो रिवर है या जो वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर था, ये भी आपका खत्म होने लगा। और जब अंडरग्राउंड वाटर खत्म होने लगा, रिवर खत्म होने लगी, तो इसका मतलब एवोपरेशन होकर अब रेनफॉल नहीं होने लगी, तो रेनफॉल में कमी होने लगी अब। और रेनफॉल हो भी रही है तो फर्टिलिटी लूज हो चुकी है, ऊपर से आपका जो सॉइल है वो भी अब कंकरीली होने लगी है, तो वो वैसे आपका पानी निकल जाता था, वो उसको मतलब कि सोख नहीं पाती थी। तो ऐसे करके क्या है कि धीरे धीरे आपका ये एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब येलोस्टोन नेशनल पार्क जो एक बहुत बढ़िया फॉरेस्ट होता था, एक बढ़िया इकोसिस्टम था, वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। केवल किस वजह से कि वहां से केवल वोल्फ या टाइगर्स वगैरह को हटा दिया गया, जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स हैं उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके एक बढ़िया फॉरेस्ट भी खत्म हो गया। अब क्या किया गया कि जब ये पता लगा, तो जैसे इंटरनेशनल समिट वगैरह होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, तो किसी सज्जार व्यक्ति ने आपका इसमें ये कह दिया कि भाई यहाँ पे हमें दोबारा से जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स है, वॉल्फ है, उनको लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कहानी क्या हुई कि लगभग येलोस्टोन नेशनल पार्क में 8 वॉल्फ के करीब, 8 थे या 20 थे, एग्जैक्ट काउंटिंग तो याद नहीं है, 8 ही थे शायद। ठीक है, 8 वॉल्फ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, री इंट्रोड्यूस किया गया। 8 वॉल्फ बने, तो जो भी थोड़े बहुत हर्बीवोर्स बचे थे, ये क्या है कि अब तो खा खा के ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया था इन्होंने, इनका बीपी, हार्ट डिजीज वगैरह ये सब हो रही थी इनको, है ना, मतलब ये डिजीज वगैरह होने लगी थी इनको। तो अब जब वॉल्फ आए तो वॉल्फ से बचने के लिए वही रनिंग वगैरह करने लगे, छिपने लगे, तो इनसे क्या है आपका कि जो डियर है आपका, डियर की एक्सरसाइज भी होने लगी, और डियर की जो पॉपुलेशन है आपका वो धीरे धीरे कम होने लगी। डियर की पॉपुलेशन कम हुई तो ये जो आपका ग्रास है यहाँ पे, ठीक है, अब ये क्योंकि इनको बचने के लिए बड़े प्लांट चाहिए, तो अब ये क्या है कि ये जो बड़े प्लांट हैं आपका, बड़े प्लांटों के पीछे छपने लगे, और ग्रास को ये ग्रास बचने लगी। तो ग्रास जब आपका इनके द्वारा नहीं खाई जाने लगी, तो ये क्या है, दोबारा से जो ग्रास है वो डेवलप होने लगी। ठीक है, ग्रास जब दोबारा से डेवलप होने लगी तो इसका मतलब फर्टिलिटी सॉइल जो है आपका वो फर्टाइल होने लगी। ठीक है, सॉइल फर्टाइल होने लगी, तो सॉइल फर्टाइल होने से क्या हुआ, फॉरेस्ट आपका ये फॉरेस्ट डेंस होने लगा, फॉरेस्ट बनने लगा। फॉरेस्ट जब ट्री प्लांट वगैरह होने लगे, फर्टाइल सॉइल है, तो जो भी रेनफॉल वगैरह आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर है आपका यहाँ पे, रिवर वगैरह भी आपका धीरे धीरे अब डेवलप होने लगी। ऐसे करके आप कहोगे रेनफॉल बढ़िया हो गई और डेजर्ट खत्म हो गया। डेजर्ट की जगह आपका आज एक डेंस फॉरेस्ट है। तो अब सोचो कि हमने केवल और केवल क्या किया कि केवल आपका कुछ टॉप लेवल प्रीडेटर्स को, वो भी आपका बहुत ही लिमिटेड काउंटिंग में आपका इनको इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस किया, और उनके री इंट्रोड्यूस करने से आपका जो एक डेजर्ट वाला एरिया भी आपका दोबारा से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हालांकि इसको 10 से 15 साल का टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अब ये फॉरेस्ट
येलोस्टोन नेशनल पार्क अब एक बहुत बढ़िया फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इसमें देखो कोई दिक्कत लग रही हो समझने में, इसको फिर मैं लिखवा देता हूं, आप इसको डिक्टेट कर लेना अपने हिसाब से, जो क्योंकि एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम देखो। दीज आर स्पीसीज, these are species that is not necessarily that is not necessarily these are the species that is not necessarily abundant abundant in a community in a community, yet exerts strong control yet exerts strong control on community structure on community structure by the nature of its ecological role. Strong control on community structure by the nature of its ecological role. नेक्स्ट लाइन से लिखना है, ए स्मॉल नंबर ऑफ कीस्टोन स्पीसीज a small number of keystone species can have a huge impact on the environment, can have a huge impact on environment and keystone species disappearance keystone species disappearance keystone species disappearance would start a domino effect would start a domino effect. Other species in the habitat other species in the habitat would also disappear would also disappear and become extinct and become extinct. The keystone species disappearance the keystone species disappearance would affect other species that rely on it for survival that rely on it for survival. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ डियर would explode without population of deer would explode without the presence of
predators. Population of deer would explode without the presence of predator. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिख लो। The ecosystem cannot support the ecosystem cannot support unlimited number of animals, unlimited animal number of animals, and the deer soon compete with each other, and the deer soon compete with each other for food and water resources, for food and water resources. Their population usually declines without a predator. Their population usually declines without a predator. ठीक है, अब देखो इसमें देखो, इसमें कोई दिक्कत लग रही हो पहले, इसमें ये चीज समझ में आ गई कैसे ये डेजर्ट बना, कैसे फॉरेस्ट बना। और यदि समझ में आ गई हो तो फिर आपको मैं पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, उस पर थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के बताना है। देख लो इसको एक बार, ऑनलाइन वाले भी सभी देख लो। ये चीज समझ में आ गई कि कैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क डेजर्ट बना और फिर कैसे वॉल्फ को री इंट्रोड्यूस करने से आपका ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया दोबारा से। और यदि ये समझ में आ गया सबको, खुशप्रीत कौर क्या करिए, यूजुअली डिक्लाइंस, क्या बोला था मैंने इसके आगे, यूजुअली डिक्लाइंस द पॉपुलेशन ऑफ, यूजुअली डिक्लाइंस द पॉपुलेशन ऑफ डियर विदाउट प्रीडेटर्स। हाँ, तो ये यूजुअली डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ डियर विदाउट ए, मतलब विदाउट प्रीडेटर। तो जो डियर वगैरह हैं इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगती है विदाउट किसी प्रीडेटर के। लिख लिया हो तो बढ़े फिर आगे। भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में वल्चर जो है, हाँ वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो वल्चर जो है आपका, इंडिया में वल्चर पॉपुलेशन हो रही है कम, लेकिन वल्चर पॉपुलेशन की वजह से जो रेबीज होता है, इंडिया में रेबीज के जो केस हैं आपका, रेबीज केस बढ़ रहे हैं। इसको इससे कैसे समझाओगे बताओ। सभी ऑनलाइन वाले भी देख लो भाई एक बार, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसको बताओ कि वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इनके डिक्रीज होने से
रेबीज केस इंडिया में बढ़ रहे हैं और हमारा जो इंडिया है, रेबीज सबसे ज्यादा हो रहा है इंडिया में, मतलब और कंट्रीज की अपेक्षा। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, आप लोग सोच के बताओ कि वल्चर पॉपुलेशन कम होने से भारत में रेबीज केस बढ़ रहे हैं, इसका क्या इंटर रिलेशन है? ये जो मैं जैसे डेफिनेशन लिखवाने के बाद जो ये एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये एग्जांपल वगैरह ही ज्यादा मेन है, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या है, एक तो स्टैटिक पार्ट हो गया, तो स्टैटिक पार्ट तो एक लिमिटेड है, या आप ये कहोगे कि जो स्टैटिक पार्ट है आपका, इस पर ये हमारी प्रायोरिटी में भी रहेगा, तो हम इसको तो करते ही रहेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं आपका, ये एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो अलग से मैं दे रहा हूँ, ये आपको बहुत रेयर किसी बुक में नहीं मिलेंगे, करंट अफेयर के होते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए आपको इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो हुआ क्या कि वल्चर की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये क्या करते थे, ये डेड एनिमल को खाते थे ये। ठीक है, तो ये डेड एनिमल को खाते थे। अब क्या है कि वल्चर की जो पॉपुलेशन है, भाई वल्चर की पॉपुलेशन कम होने लगी। वल्चर की पॉपुलेशन कम होने से क्या है कि अब ये जो डेड एनिमल है, इनको जो डोमेस्टिक डॉग होते हैं ये खाने लगे। डोमेस्टिक डॉग खाने लगे, और इनसे इनको रेबीज जो वायरस है आपका वो पहुंचने लगा। रेबीज वायरस इनके अंदर पहुंचने लगा। अब इनके अंदर से आपका ये ह्यूमन में पहुंचने लगा, कि जब ह्यूमन को बाइट करते हैं, खाते हैं ये, तो उससे आपका ये क्या है कि ह्यूमन में आने लगा, तो ऐसे करके रेबीज बढ़ने लगा। ठीक है, अब लेकिन मैं कहूँ आपसे कि भाई यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट जाएगा कि जब डेड एनिमल को तो वल्चर भी खा रहे हैं, यदि वल्चर खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वल्चर है, वल्चर को भी फिर रेबीज होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो डेड एनिमल को वल्चर खाते थे, वल्चर के अंदर रेबीज जाता था, लेकिन वल्चर के स्टमक में एक आप कहोगे कि एक एंजाइम, एक एसिड होता था, जिसकी वजह से जो रेबीज वायरस है आपका वो किल हो जाता था। तो मतलब आप कहोगे कि इनमें एक एंजाइम या एसिड की वजह से ये जो रेबीज वायरस है इसको किल कर देते थे ये। तो ऐसे करके जो वल्चर है आपका, वल्चर को रेबीज नहीं होता था, या वल्चर जो है आपका, वल्चर के जरिए रेबीज नहीं फैलता था। ठीक है, डॉग उसको खाने लगे, तो डॉग के खाने से क्या हो रहा है कि रेबीज इनके अंदर जा रहा है। रेबीज जब ये ह्यूमन को खाते हैं, या ह्यूमन को मतलब कहीं लार वगैरह कहीं लग जाती है, तो उससे क्या है कि रेबीज हो जाता है। तो ऐसे वल्चर की कम होने की वजह से आपका इंडिया में रेबीज के जो केस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? खुशप्रीत, समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर चल लेते हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज तो एकदम क्लियर होगी कि कीस्टोन स्पीसीज एक्चुअल में क्या होती है। जैसे यहाँ पे वल्चर एक कीस्टोन स्पीसीज हो गई अब,
कि भाई वल्चर खत्म हो रही है, तो वल्चर खत्म होने से अब आपका जो बाकी उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो अब डेंजर में आ गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, देखो जो एंडेमिक स्पीसीज है आपका, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि कोई जो स्पीसीज है आपका पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही पाई जाए, मतलब और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जब लोकेशन में ही पाई जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि महाराष्ट्र में कोंडाना रेट पाया जाता है, जो कि भारत में पूरे कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में आपका रेड पांडा पाया जाता है, जो कि और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, इंडिया की यदि हम बात करें। इसके अलावा जैसे असम है, असम में आपका पिग्मी हॉग पाया जाता है, तो पिग्मी हॉग असम में पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। ऐसी आपका जो लायन लायन टेल मैकाकी है, ये भी आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के अलावा और नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये मैं कुछ स्पीसीज बता देता हूँ, मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो आपका किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, पहले एक डेफिनेशन के तौर पर लिख लो, फिर लिख लो आगे। लिखो, इसमें लिखो एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड, endemic species are found in specific geographical location, in specific geographical locations, not and not found and not found anywhere else, and not found anywhere else. ठीक है, तो ये क्या है आपका कि भैया यहाँ पे जो ये जो एंडेमिक स्पीसीज है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज है इंपोर्टेंट। तो देखो, ये हमारा आपका ईस्टर्न घाट है, ओ सॉरी वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट वाला जो ये वेस्टर्न घाट है आपका, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। वेस्टर्न घाट हो गया। इधर हम देखें आपका तो ये ईस्टर्न हिमालय हो गया आपका। ठीक है, ये इंडो बर्मा रीजन और ये सब हो जाते हैं। ठीक, तो देखो इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या क्या पाया जाता है, जैसे नीलगिरी के आसपास के रीजन में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नीलगिरी ताहर, तो यहाँ नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं, जो कि इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते। जैसे आप कहोगे कि सिलेंडर लॉरिस, सिलेंडर लॉरिस पाए जाते हैं आपका वेस्टर्न घाट में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा आप कहोगे कि और लायन टेल मकाकी, तो लायन टेल मकाकी ये जो है आपका, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि यहाँ पे
इन वाले रीजन में आपका एक पाया जाता है कोंडाना रेट। तो कोंडाना रेट पाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये केवल आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही पाया जाता है और कोई बहुत ज्यादा रीजन में नहीं पाया जाता है। तो ये सब वेस्टर्न घाट में है, तो फाउंड इन वेस्टर्न घाट। इसके अलावा जो आपका ईस्टर्न हिमालय है, यहाँ पे रेड पांडा, ठीक है, तो रेड पांडा पाया जाता है हिमालय में। और वो भी ईस्टर्न हिमालय। इसके अलावा जैसे यहाँ पे असम में, ठीक है, असम है, तो असम में क्या है, असम में पाया जाता है आपका पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग पाया जाता है असम में। अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदाफा। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क कह सकते हो, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें फ्लाइंग स्क्वेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब आपका अलग अलग रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। ये सब एंडेमिक स्पीसीज हैं। अब ये कैसे दिखते हैं इनको भी मैं दिखा दूंगा, अभी पहले लिया हो तो। देखो फ्लाइंग स्क्वेल तो ये इस टाइप की होती है ये, ठीक है, ये होती है। और ये जनरली कहाँ पाई जाती है आपका इंडिया में, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोंडाना रेट महाराष्ट्र में। तो कोंडाना रेट ये है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्लेंडर लॉरिस। तो स्लेंडर लॉरिस या उदबलाव इस टाइप से, इस टाइप का होता है। ये भी आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक है। पिग्मी हॉग, तो पिग्मी हॉग जो है आपका ये असम में पाया जाता है। ये असम में पाया जाता है, ठीक है। ये पिग्मी हॉग है, असम में होता है। रेड पांडा ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। तो ये रेड पांडा है, ये ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। और नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर जो है आपका ये भी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, मतलब नीलगिरी एरिया में पाया जाता है। ये इस टाइप का है ये, ठीक है। तो बाकी तो आज के लिए इतना ही काफी है। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फिर कल करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी देख लो एक बार कि भाई किसी को कोई दिक्कत लग रही हो, या आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत हो समझ में।
ये नीलगिरी ताहर वगैरह, ये सब कई बार एग्जाम में इस टाइप की चीजें आ चुकी हैं, तो इनको बहुत अच्छे से फोकस करके रखना है। इनसे क्वेश्चन आता है जैसे जनरली प्रीलिम्स वगैरह में देखा जाता है, जैसे कि ये एंडेमिक स्पीसीज है, ये पर्टिकुलर किस लोकेशन में है। तो हमें क्या है कि वो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो स्पीसीज एक्चुअल में है क्या, तो तब तक हमें वो लोकेशन भी नहीं पता रहेगी। तो हमें ये सारी चीज इसलिए जाननी होती है। ये सभी एंडेमिक स्पीसीज हैं जो भी मैंने आपको